ओके बेटा, लास्ट क्लास में वी स्टार्टेड मैकेनिक्स। क्या क्या बातें कर ली थी, सुनना है ध्यान से। आगे अभी तक हम सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहे, कोई क्वेश्चन नहीं आया, कुछ नहीं पता हमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। जस्ट इंट्रोड्यूस कर रहे थे कि मैकेनिक्स में क्या क्या चीजें होती हैं। द फर्स्ट टॉपिक दैट वी स्टार्टेड वाज काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स में क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले कुछ बेसिक पार्ट हमें पता होना चाहिए काइनेमैटिक्स का। Kinematics, it deals with the motion of the body. Yes, the speed, the velocity, the acceleration, the time taken, the distance, the displacement. ये सारी चीजें हम काइनेमैटिक्स में पढ़ते हैं। हमने स्टार्ट किया था स्केलर वेक्टर से। हमें पता होना चाहिए which quantities are scalar, which quantities are vector. Scalar they just have scalar Hussein beta, they just have magnitude. Vectors they have both magnitude and direction. Like speed is a scalar quantity, velocity is a vector quantity, distance is a scalar quantity, displacement is a vector quantity, acceleration is a vector quantity, so we know that. ठीक है, तो ये चीजें हमें देखी थी बेटा। फंडामेंटल यूनिट्स हमें पता होने चाहिए। फंडामेंटल यूनिट्स से पता होने चाहिए कि लेंथ का क्या होता है, डिस्टेंस का क्या है, वेलोसिटी का क्या है, स्पीड का क्या है। कन्वर्जन फ्रॉम किलोमीटर टू मीटर, वो हमें कन्वर्जन आनी चाहिए। किलोमीटर टू मीटर, सेकंड टू आवर, आवर्स टू सेकंड, मिनट्स टू सेकंड, ये कन्वर्जन हमें पता होनी चाहिए बेटा। फिर हमने कहा था काइनेमैटिक्स पढ़े, आगे चल के हमने फोर्सेस भी पढ़ना है। लेकिन कुछ फोर्सेस जो बेसिक है वो हमें उनका आइडिया होना चाहिए। हमने कहा था वेट, वेट का आइडिया हमें होना चाहिए कि वेट क्या होता है। वो फिजिक्स वाला कोई काम यहाँ पे हम नहीं कर रहे। वेट क्या होता है? इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स, मास एंड ग्रेविटी। मास और ग्रेविटी को मल्टीप्लाई करते वी गेट द वेट। यहाँ पे कोई डिफाइन करने के लिए नहीं आ रहा कि पेपर में क्या डेफिनेशन लिखनी है। You should know what weight is, what is the direction of the weight. So weight is the product of mass and gravity, and weight acts vertically downwards. ठीक है, डाउनवर्ड लगेगा। ये ब्लॉक है, डाउनवर्ड लगेगा। ये ब्लॉक है, डाउनवर्ड लगेगा। फिर बेटा हमने टेंशन की बात कर रहे थे। टेंशन क्या होती है? बेसिकली व्हेन यू स्ट्रेच और कॉम्प्रेस समथिंग, जब आप किसी को स्ट्रेच या कॉम्प्रेस करते हैं, टेंशन प्रोड्यूस होती है इन द स्ट्रिंग। व्हेन समथिंग इज हैंगिंग, तो वेट इज एक्टिंग downwards, tension in the string will act in upward direction. टेंशन लगेगी ऊपर। तो हम हमेशा जो यहाँ पे मैकेनिक्स में टेंशन की बात करते हैं, हम सिंपल सी बात करते हैं कि टेंशन विल ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट को आपने पुल करना है या जो ऑब्जेक्ट हैंग हुआ हुआ है, टेंशन उससे दूर लगेगी। ठीक है, अब ये आपके सामने ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से दूर टेंशन। मैंने आपको हैंगिंग वाली एग्जांपल दी। इफ समथिंग इज हैंगिंग, वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, टेंशन कहाँ लग रही हो? ऊपर, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो ये फोर्स बेटा हमें पता होनी चाहिए। कोई डेफिनेशन नहीं, कोई कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है, सिर्फ बेसिक आइडिया, क्योंकि डायरेक्शन आगे चल के फोर्सेस में भी हमें लेबल करनी पड़ेगी, तो हमें पता हो। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट फोर्स इज थ्रस्ट। थ्रस्ट, थ्रस्ट की डिस्कशन करनी है। थ्रस्ट की हमने, किसी को आइडिया व्हाट थ्रस्ट इज? कोई फिजिक्स वाला नहीं बोलेगा बीच में? यस, मैथ्स वाले बोलेंगे। जी मोमिना बेटा, थ्रस्ट का कोई आइडिया है? ओके, बेसिकली थ्रस्ट का जब भी वर्ड आएगा मैकेनिक्स में, रामीन बेटा, व्हेनेवर वी विल हियर द वर्ड थ्रस्ट, थ्रस्ट का मतलब होता है अ पुशिंग फोर्स, एंड इट एक्ट्स टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। अब ये क्या था? टेंशन अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। थ्रस्ट क्या होता है? pushing force है। when you place something, for example when you place something on the surface, ये आपने बॉक्स प्लेस कर दिया सरफेस पे, सरफेस क्या करेगी? बॉक्स को पुश करेगी, पुश करेगी बॉक्स को सरफेस इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो बेटा जी, इस फोर्स को हम कहते हैं थ्रस्ट। थ्रस्ट इज अ पुशिंग फोर्स एंड इट एक्ट्स टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। इसे फिजिक्स का बिल्कुल लिंक नहीं करना, इनका फिजिक्स का कोई रिलेशन नहीं है। हमने वो टर्म्स, वो लैंग्वेज यूज करनी है जो हमारे मैकेनिक्स में यूज होती है। ये कोई अपथ्रस्ट नहीं है,
ये कोई ड्रैग फोर्स नहीं है, तो ये वाली बातें नहीं हो रही, बस जो यहां पे आ रहा है बस वो देखते जाएं बेटा। थ्रस्ट, इट इज अ पुशिंग फोर्स and it acts towards the object. It always acts towards the object. Thrust is a pushing force and it acts towards the object. Tension, away. Thrust, towards. ठीक होगी बात? Weight, downwards, like gravity. Okay, next पे आ जाए बेटा। फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का तो हमें कुछ बेसिक आइडिया होगा। फ्रिक्शन का तो हमें कुछ बेसिक आइडिया होगा। किसी को आइडिया फ्रिक्शन का? जी जी, क्या होती है फ्रिक्शन? बेसिकली it it opposes the, it acts against the motion of the body, it opposes the motion of the body. So beta friction में लिख लें, it opposes the motion of the body, it opposes the motion of the body. Friction, it opposes the motion of the body, it acts against the motion of the body. So if the body is moving in the forward direction like this, for example, if the body is moving in this direction, this is direction of motion. If this is direction of motion, friction will act in this direction. The air friction, the surface friction will act against the direction of motion. It is a resistive force which acts against the motion of the object. ठीक होगी बात ये? एक फोर्स रहेगी, नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स। नॉर्मल फोर्स जो हमें यूज करनी है, आगे चल के मैं फोर्स में दोबारा से डिफाइन करूंगा इन सबको, क्योंकि अभी काइनेमैटिक्स में कुछ ना कुछ आइडिया होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में लैंग्वेज यूज हो जाती है, अदरवाइज फोर्स में तो बहुत ज्यादा यूज होगी। नॉर्मल नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स, किसी को आइडिया क्या होती है? यस, नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स नहीं? ओके, नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स बेटा, नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होती है? विच इज इफ द ऑब्जेक्ट, इधर देखें, इफ द ऑब्जेक्ट इज पुशिंग द सरफेस इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट सरफेस को कहां पुश कर रहा है? डाउनवर्ड। जैसे आपने क्या कहा? थ्रस्ट कहा। सरफेस ऑब्जेक्ट को ऊपर पुश कर रही है, ऑब्जेक्ट सरफेस को नीचे पुश कर रहा है, जैसे आप थ्रस्ट कह रहे हैं। नॉर्मल क्या होती है बेटा? नॉर्मल इज द परपेंडिकुलर फोर्स टू द सरफेस, परपेंडिकुलर फोर्स, परपेंडिकुलर contact force applied by the surface, perpendicular contact force applied by the surface। ठीक है, तो बेसिकली थ्रस्ट और जो नॉर्मल कांटेक्ट होते हैं दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट होते हैं। मैंने कहा अगर बॉक्स आपने रखा तो बॉक्स सरफेस को पुश कर रहा है, ठीक है, बॉक्स सरफेस को पुश कर रहा है, तो सरफेस क्या करेगी? कांटेक्ट फोर्स लगाएगी अपर डायरेक्शन। ओके बेटा, तो ये बेसिक आइडिया हो गया। अभी बार बार जाके हम आगे चल के भी इन्हें बार बार डिफाइन डिस्क्राइब कर रहे हुआ करें, क्योंकि क्वेश्चन में हमें इन्हें यूज करना पड़ेगा। ओके, अब कुछ अजम्पशंस हैं बेटा। यस सना, कुछ अजम्पशंस हैं जो हमें यहां पे यूज करनी पड़ेंगी, और वो अजम्पशन आपको क्वेश्चन में बताएगा नहीं, बता दे तो अच्छी बात है,
लेकिन कुछ assumptions होती हैं जो मैकेनिक्स के क्वेश्चन में हम यूज करेंगे आगे चल के। तो मैं assumptions आपको कुछ लिखवा देता हूँ, लाइक ग्रेविटी की वैल्यू क्या लेनी है। इस तरह अगर कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का वेट क्या लेना है, लेना भी है या नहीं लेना, ये assumptions है। कि फॉर एग्जाम्पल string has negligible weight, या द एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग इज निग्लिजिबल। अगर आपने कोई वेट हैंग किया हुआ है तो एक्सटेंशन नहीं हो रही, एक्सटेंशन नहीं है। तो ये कुछ अजम्पशंस है बेटा जो हमें मैकेनिक्स में लेनी पड़ती हैं। इन अजम्पशंस को मैं आपको लिखवा देता हूँ, फिर हम आगे बात करते हैं। जो मॉडलिंग क्वेश्चन जितने भी आते हैं बेटा, उनके लिए ये हम अजम्पशंस यूज करते हैं। जितने भी मॉडलिंग क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए हम ये अजम्पशंस यूज करते हैं। फर्स्ट, ये अपने पास लिख लेना, आगे चल के मैं बार बार रिपीट भी करता रहूंगा, आपने याद नहीं करना है इन्हें बैठ के, जस्ट आइडिया होना चाहिए हाँ फोर्स है या नहीं। ग्रेविटी इज कांस्टेंट इन वर्टिकल, ग्रेविटी इज कांस्टेंट इन वर्टिकल। एयर रेजिस्टेंस इज निग्लिजिबल। जितने मॉडलिंग क्वेश्चंस होंगे बेटा, एयर रेजिस्टेंस विल बी निग्लिजिबल। अगर कहीं लिखा होगा स्मूथ सरफेस, इसका क्या मतलब होगा, फ्रिक्शनलेस सरफेस। तो ये आपको कोई बताएगा नहीं, या आपको बताएगा नहीं कि अगर स्मूथ सरफेस लिखा हुआ है इट डज नॉट हैव एनी फ्रिक्शन, खुद पता करना है। फिजिक्स वालों को तो आइडिया होता है, मैथ्स वाले बेटा याद रखना कि स्मूथ सरफेस लिखा होगा, फ्रिक्शन नहीं। ठीक है, रफ सरफेस लिखा होगा तो ऑब्वियसली देयर इज सम फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग, तो वो भी लेबल करनी है, उसकी वैल्यू बीच में आएगी। और नेक्स्ट बेटा लिखा, पार्टिकल हैज नेग्लिजिबल डायमेंशंस, therefore forces will act on a particle at the same point. Basically we will have point forces। जितनी फोर्सेस लग रही है ना पूरे ऑब्जेक्ट पे, एक ही पॉइंट पे लग रही है। हमें पता है, फिजिक्स वालों को इस बात का आइडिया होगा कि अगर फोर्सेस डिफरेंट पॉइंट पे लगी ना, क्या होता है, क्या प्रोड्यूस होता है, टॉर्क, मोमेंट। अगर फोर्सेस सेम पॉइंट पे होंगी, मोमेना बेटा, हमने पूरे ऑब्जेक्ट है, सारी फोर्सेस लग रही है, फ्रिक्शन एक्स वाई जी है, सारे एक पॉइंट पे बस। हमने पूरी बॉडी ऊपर नीचे नहीं करना कि ये बॉडी के टॉप पे लग रही है, बॉडी के बॉटम पे लग रही है, एक राइट लग रही है, एक लेफ्ट, वो राइट लेफ्ट अपवर्ड डाउनवर्ड, दे विल ऑल एक्ट ऑन द सेम पॉइंट। अभी हम देखेंगे भी आगे चल के। यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट आएगा, यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट आएगा, इसका क्या मतलब होता है, उसका मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, हर साइड में मास क्या है, सेम है। लाइट ऑब्जेक्ट आएगा, उसका मास क्या है, जीरो है। जैसे आता है लाइट इनएक्सटेंसिबल स्प्रिंग, या लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। तो क्या मतलब है, ना स्ट्रिंग का मास है ना एक्सटेंशन। तो ये जो मॉडलिंग क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं बेसिकली, उनमें ये लैंग्वेज यूज हुई जाती है, तो कुछ असम्पशन हमें खुद देखनी होती है। फिजिक्स वाले तो देख लेते हैं बेटा, लेकिन मैथ्स वालों को ये आइडिया नहीं होता कि यूनिफॉर्म का क्या मतलब, मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। स्मूथ सरफेस का क्या मतलब है, सरफेस फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ असम्पशंस होती हैं जो आपने माइंड में रखनी है बेटा। लिख ली बेटा ये। अब हम स्टार्ट कर सकते हैं जो काइनेमैटिक्स में जो मेन चीजें हैं। ये तो मैंने आपको कुछ चीजें वो बता दी जो आगे चल के यूज भी होनी है, और मतलब ओवरऑल पूरे मैकेनिक्स में कहीं ना कहीं यूज हो रही होंगी। मतलब फोर्सेस की डिस्कशन डायनामिक्स में, अभी इक्विलिब्रियम पढ़ना है, न्यूटन लॉज पढ़ने हैं, सब में फोर्सेस की डिस्कशन होगी। जाकर आगे वर्क पावर एनर्जी पढ़ना है, वहां पे फोर्सेस की डिस्कशन होगी दोबारा से, फ्रिक्शन भी आ रही होगी, वेट भी आ रहा होगा, सारी फोर्सेस आ रही होंगी। तो वो एक चीज जो अभी हमने जितना काम किया ना, सारा जनरल काम, इट्स नॉट जस्ट फॉर द काइनेमैटिक्स। अभी जो हम काम करने लगे हैं, इट इज जस्ट फॉर द काइनेमैटिक्स। होगी बात। अब थोड़ा समय क्विक हो, ठीक है, थोड़ा सा हम तेज चलेंगे अब, ताकि फिर हम मेन मेन चीजों पे आ जाएं अपनी। मैं बेसिक आइडिया देना है, फिजिक्स वालों बिल्कुल नहीं बोलना, आपके लिए नहीं आइडिया दिया जा रहा। ये सिर्फ जो
बिजनेस अकाउंट इकोनॉमिक्स वाले हैं जो जस्ट मैथ्स लेते हैं, फिजिक्स नहीं लेते, उनके लिए बेटा। अगर आपको कोई चीज आती है अच्छी बात है, आपने बीच में नहीं बोलना। ओके ओके बेटा, द फर्स्ट थिंग इन काइनेमैटिक्स दैट वी शुड नो इज डिस्टेंस। स्टार्ट विद डिस्टेंस। सारी टर्म्स जो हमने देखनी है, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस क्या होता है? व्हाट इज डिस्टेंस? Length between, yeah, length traveled, path traveled, length between 2 points. Length between 2 points. यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होते हैं बेटा? यूनिट्स क्या है? यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस किसके से मेजर कर रहे होते हैं? मीटर में, किलोमीटर में, माइल्स में, ये सब यूनिट हमारे पास डिस्टेंस के। तो डिस्टेंस इज द लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। सेकंड बेटा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्टेंस इज द लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, व्हाट शुड बी डिस्प्लेसमेंट देन? Distance from the starting point. Yes, there should be a particular direction in it. So displacement is basically, we say, the shortest distance between 2 points in a particular direction. So shortest distance between 2 points shortest distance between 2 points in a particular direction. तो फॉर एग्जाम्पल बेटा, A to B जा रहे हैं आप, ये अगर आपने पाथ लिया, कैन वी कॉल दिस डिस्प्लेसमेंट? नो, दिस इज नॉट डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन A and B, and the direction is from A to B, because A is your initial position and B is your final position. Displacement is only dependent on initial and final position. So है तो length ही between 2 points, but with a direction. But with a direction, beta. So displacement is final position minus initial position. ठीक होगी बात ये? चले आगे। तो लबीक बेटा, they will not going to ask you for the definition, but we need to apply distance displacement। निकालना पड़ रहा होगा हमें, स्पीड निकालनी पड़ी है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालना पड़ रहा है, तो हमें आइडिया थोड़ा सा बेसिक होना चाहिए इसका। ओके, स्पीड। व्हाट इज स्पीड? व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज बेटा, जिन्हें नहीं पता, डिस्टेंस कवर्ड per unit time. Speed is equal to distance divided by time. Speed is equal to distance divided by time. यूनिट क्या होता है डिस्टेंस का? मीटर। टाइम का क्या होता है? सेकेंड। सो यूनिट्स ऑफ स्पीड आर मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। ठीक होगी बात? डिस्टेंस ओवर टाइम स्पीड, कितना डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम में स्पीड आ जाएगी आप लेट से कहते हैं मैंने 20 किलोमीटर कवर किया 1 आवर में, 20 डिवाइडेड बाय 1, 20 किलोमीटर पर आवर इज योर स्पीड। वेलोसिटी, वेलोसिटी, यस, व्हाट इज वेलोसिटी? हमने ये बात तो लिख के आए हैं बेटा कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यस, स्पीड ऑफ समथिंग in a particular direction
या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जैसा डिस्टेंस से स्पीड बन रही है ना, डिस्प्लेसमेंट से क्या चीज बनेगी, वेलोसिटी बनेगी। सो बेटा एक तो आप सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हैं स्पीड ऑफ समथिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, speed of something in a particular direction, that is velocity. Or you can also define velocity as rate of change of displacement. रेट का वर्ड हम कब यूज करते हैं, कब यूज किया था हमने डिफरेंशिएशन में रेट का वर्ड, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी बाई डी टी। तो यहां पे अगर रेट ऑफ चेंज और डिस्प्लेसमेंट है तो डी एस बाई डी टी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड विद एस, तो rate of change of displacement. So velocity is change in displacement over time. Change in displacement divided by time. Change का क्या मतलब होता है बेटा, change का क्या मतलब होता है, final minus initial. Velocity is final displacement, आपकी फाइनल पोजीशन क्या है, माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक हो गया। चेंज जब भी आएगा, चेंज इन मास, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन स्पीड, चेंज इन डिस्टेंस, फाइनल माइनस इनिशियल, एंड द यूनिट इज यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी, वही है स्पीड वाले, सिर्फ डायरेक्शन ऐड हो गई है, मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। ये जनरल यूनिट्स होते हैं, एसआई की बात नहीं कर रहे हम, जनरल यूनिट्स की बात कर रहे हैं। मीटर पर सेकंड भी यूज करे हुआ करेंगे, किलोमीटर पर आवर भी यूज करे हुआ करेंगे। ठीक होगी बेटा बात ये, ओके। फिर एक वर्ड हमारा आता है बेटा एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। यस, आइडिया है एवरेज स्पीड क्या होती है, स्पीड और एवरेज स्पीड में क्या डिफरेंस आ जाएगा बेटा। एवरेज स्पीड तब यूज करते हैं दानियाल बेटा, इफ यू आर गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए to point B, and then you are going from point B to point C, and then you are going from point C to point D. यहां पे आपकी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड, यहां पे आपकी स्पीड थी 30 मीटर पर सेकेंड, यहां पे आपकी स्पीड थी 50 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो A टू B आप स्पीड लिख रहे हैं बेटा, दिस इज जस्ट स्पीड, B टू C जस्ट स्पीड, C to D just speed है ये। But if you need to find out the average speed is for the entire journey from A to D. एवरेज स्पीड होता है पूरी जर्नी के लिए। जैसे अभी आप घर से यहां तक आए तो आपकी कार की स्पीड कभी ज्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, तो एक फिक्स वैल्यू तो नहीं पिक कर सकते आप, उसके लिए आपको एवरेज स्पीड निकालनी पड़ेगी। और एवरेज स्पीड कैसे निकाली जाती है बेटा, टू फाइंड आउट द एवरेज स्पीड you have to have total distance of the entire trip divided by the total time, total distance over total time, कि आपने A से D तक कितना डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम में। जैसे अभी आप घर से यहां तक आए ना, आपकी स्पीड वेरी कर रही थी, लेकिन अगर आपने एवरेज देखनी है कि मैं घर से आने में मुझे 15 किलोमीटर से और टाइम मुझे लगा लेट्स से 30 मिनट्स, तो आप दोनों वैल्यू पुट करेंगे, आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। उसमें कहीं आप कम भी हुए थे, ज्यादा भी हुए थे, आपके पास एवरेज वैल्यू आ जाएगी। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, ये इंटायर ट्रिप के लिए होता है। एंड बिटवीन टू पॉइंट्स तो 20 मीटर पर सेकेंड है, ये जस्ट स्पीड कहते हैं, एवरेज स्पीड भी कह सकते हैं, लेकिन एवरेज स्पीड जनरली यूज फॉर द इंटायर जर्नी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी
जी। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? इफ एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी बिकॉज वेलोसिटी इज फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल बेटा, इधर देखें, आप गए ए से बी एंड फ्रॉम बी टू सी, ठीक है, ए टू बी एंड बी टू सी। ये आपने 20 मीटर कवर किया इन 3 सेकेंड्स। ये आपने 30 मीटर कवर किया इन 5 सेकेंड्स। आपसे कोई कहता है कि एवरेज वेलोसिटी निकालें। एवरेज वेलोसिटी बेटा होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब बेटा आप ए से बी गए, बी टू सी गए, you need average velocity. For that you need total displacement and total time. अब मुझे बताएं बेटा, मेरी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 20 प्लस 30 50। क्या ये मेरी टोटल डिस्प्लेसमेंट है? अभी हमने डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन किया था द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए से सी तक ये है क्या? नहीं, ये तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है बेटा। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए एंड सी इज दिस। सो अगर मुझे ए टू सी एवरेज वेलोसिटी चाहिए, आई नीड द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए एंड सी। हुसैन बेटा, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए एंड सी, तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या आ जाएगा बेटा? अब आप मुझे खुद बताएं। इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, you have what? Hypotenuse is unknown, so you can use Pythagoras theorem to find out the hypotenuse. कितना आ रहा है? x का स्क्वायर 20 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, क्या वैल्यू आ रही है? आप क्या कह रहे हैं? 36 मीटर। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 36 मीटर, और टोटल टाइम कितना हुआ पूरी जर्नी का? 5 प्लस 3 8 सेकेंड्स। तो कितना आ जाएगा? 4.5 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए टू बी। तो बेटा एवरेज वेलोसिटी में आपने डिस्टेंस नहीं लेना होता, आप क्या लेते हैं? डिस्प्लेसमेंट। अगर यही एवरेज स्पीड निकालनी होती ना, तो आप कहते हैं 20 प्लस 30 50, 50 डिवाइडेड बाय 8, आगे पास आ जाती है एवरेज स्पीड। बट इफ यू नीड एवरेज वेलोसिटी, फॉर दैट यू नीड टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम। अभी ये कोई क्वेश्चन नहीं है, तो ये नहीं समझना क्वेश्चन है। क्वेश्चन जब आएंगे मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको टर्म्स बता रहा हूं, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है। एवरेज स्पीड का वर्ड आ गया तो क्या समझना है, एवरेज वेलोसिटी आ गया तो क्या समझना है आपने, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आ गया तो माइंड में क्या चीज आएगी। इट्स नॉट लाइक क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपने एवरेज वेलोसिटी निकालनी होगी, वो बात की बात है। नेक्स्ट बेटा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, यस, ए टू सी होगा। यस, नॉट ए टू बी, ए टू सी होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। एक्सेलरेशन बेटा, हाउ डू वी डिफाइन एक्सेलरेशन? Rate of change of velocity. Yes, rate of change of velocity. बेटा कार एक्सेलरेट करती है ना, कार एक्सेलरेट करती है। कैसे एक्सेलरेट करती है कार? आप बैठे में खुद ही एक्सेलरेट करना शुरू कर देगी। क्या करते हैं आप मोमिना बेटा, क्या करते हैं? एक्सेलरेटर प्रेस करते हैं। बिल्कुल, एक्सेलरेटर प्रेस करने से क्या होता है? स्पीड ज्यादा हो जाती है। तो देयर इज अ चेंज इन स्पीड और वेलोसिटी। So if there's something with the velocity or with the speed, if something is changing in the speed, the magnitude of speed or velocity, then we will have acceleration. So rate of change of velocity is acceleration. तो आपको एक सीक्वेंस नजर आ रहा होगा जुनैरा बेटा, आपको एक सीक्वेंस नजर आ रहा होगा। सीक्वेंस क्या है? बेसिक इज डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट,
डिस्टेंस से बना स्पीड, स्पीड से बनेगी एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट से बनेगी वेलोसिटी, और वेलोसिटी भी कहां ले आएगी आपको, एक्सेलरेशन पे। स्पीड वेलोसिटी दोनों एक्सेलरेशन में आपको ला सकते हैं। सो बेसिक इज डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, एक जंप ऊपर जाए स्पीड वेलोसिटी, एक जंप और ऊपर ले एक्सेलरेशन आ जाए। सो फॉर्मूला बन जाता है एक्सेलरेशन का बेटा, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज का क्या मतलब होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, वी एफ माइनस वी आई बाई टी, वी माइनस यू बाई टी भी कर सकते हैं, वी एफ माइनस वी आई बाई टी भी कर सकते हैं बेटा। आगे बात समझ बेटा, ये मुश्किल काम है, बताना मुश्किल अगर कहीं लग रहा होगा तो। बेसिकली भी सिर्फ आपने अपने आपको ये तसल्ली देनी है कि मुझे टर्म्स पता है, क्योंकि जो फिजिक्स नहीं पढ़ते उनके लिए टर्म्स भी बहुत बड़ी बात होती है, कि उन्हें पता ही नहीं है कि एवरेज वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। बाकी सब तो कह रहे हैं क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं हम, लेकिन जो आज फर्स्ट टाइम पढ़ रहा होगा उसे नहीं पता ना क्या है, तो उन्हें भी हमने साथ रखना है। ठीक है, सही है। जैसा वो इकोनॉमिक्स की कोई टर्म फेंके तो हमें क्या पता होगा इकोनॉमिक्स में ये क्या चीज होती है, तो हमें डिफाइन करेंगे तो पता चलेगी। ठीक है, तो ये नहीं समझना कि आप जो सुपीरियर हैं, क्या हमें आता है क्या बच्चों में चीजें पढ़ रहे। ओके, तो ये टर्म्स बेटा हमारे पास आ गई, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, स्पीड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। डिस्टेंस इज द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, displacement is the shortest length between two points in a particular direction. Speed is distance divided by time, velocity is displacement, change in displacement over time. Then beta acceleration is rate of change of velocity. Velocity कब change होती है, लेट्स से आप स्पीड अप करें, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, या जब आपकी डायरेक्शन चेंज होती है, तो वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड कर रही है ना, मैग्नीट्यूड पे भी और डायरेक्शन पे भी बेटा। ओके, नेक्स्ट थिंग बेटा, नेक्स्ट जो चीज हमें पता होनी चाहिए वो है ग्राफ्स। ग्राफ पता होने चाहिए बेटा, ग्राफ पे आ जाए, ग्राफ पे आ जाए। अब आपके बेटा अगर आप सिलेबस में जाएंगे ना, आप अगर सिलेबस में जाएंगे तो क्लियरली मेंशन्ड है बेटा कौन कौन से ग्राफ्स का अच्छा आइडिया होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उनका एरिया और ग्रेडियंट, ग्रेडियंट एरिया, ग्रेडियंट एरिया। ठीक है, तो नजर आ रहा है हमें क्या क्या हमें पता होनी चाहिए, क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ग्राफ्स में बेटा द फर्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ्स दैट वी नीड टू सी आर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स, पता चल गया डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट वाला पार्ट। अब हमने डिस्प्लेसमेंट का कि कितनी डिस्प्लेसमेंट आपकी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हमारे पास आ जाएगा। अब बेटा सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करने के लिए यू शुड हैव टू एक्सेस, द एक्स एक्सेस एंड द वाई एक्सेस। यस, मुझे बताएं इफ यू हैव अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, मुझे क्या एक्स एक्सेस में प्लेस करना चाहिए और किस चीज को वाई एक्सेस में प्लेस करना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, इन दोनों में से कोई एक चीज एक्स एक्सिस पे आएगी, इन दोनों में से एक चीज वाई एक्सिस पे आएगी। बेटा बेसिकली द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर ऑन एक्स एक्सिस, लाइक टाइम। टाइम किसी पे डिपेंड कर रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं नहीं पढ़ा रहा, टाइम गुजरता जा रहा है, क्लास खत्म हो जाएगी। इंडिपेंडेंट, so independent variables they will be on x axis and dependent variable will be on y axis। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। और एक और चीज हमने ऑलरेडी मेंशन की हुई है, वो आपको पता होनी चाहिए बेटा, डिस्प्लेसमेंट स्केलर है या वेक्टर है, वेक्टर है। हमने कल वेक्टर के साथ एक बात लिखी थी, वेक्टर क्वांटिटीज दे कैन बी बोथ
पॉजिटिव एंड नेगेटिव। स्केलर दे आर ऑलवेज पॉजिटिव। वेक्टर्स में पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू दोनों आ सकती है। तो बेटा जी ये डिस्प्लेसमेंट जो आपको नजर आ रही है अभी सिर्फ हमने पॉजिटिव साइड पे ड्रॉ की हुई है, ये नीचे भी जा सकती है। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है हुसैन बेटा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आपको मैंने सिंपल एग्जांपल दी थी, आप राइट जा रहे हैं तो लेट्स से पॉजिटिव है, आप लेफ्ट जाएंगे तो आप पॉजिटिव तो नहीं लेंगे ना, वो लेफ्ट क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन बता रहा है आपको। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब बेटा की फीचर्स भी लिख लें, इस ग्राफ के क्या क्या की फीचर्स हैं वो भी हमें बताने चाहिए। द की फीचर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। फर्स्ट, द ग्रेडियंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या देगा। ग्रेडियंट हमें निकालना आता है, दोनों तरह से हमें निकालना आता है। दोनों कौन सी तरह से, राइज ओवर रन, y2 माइनस y1 और x2 माइनस y। दूसरा क्या तरीका ग्रेडियंट निकालने का, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इज बेसिकली द ग्रेडियंट। सो वी नो बोथ टाइप्स, कि अगर हमें y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 करना पड़े या डिफरेंशिएट करना पड़े अपने फंक्शन को, तो ग्रेडियंट आ जाता है। द ग्रेडियंट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या देगा। आपने ग्रेडियंट निकाल लिया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का आंसर आ गया। वो आंसर क्या बता रहा है, द वेलोसिटी। क्योंकि बेटा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, राइज ओवर रन, तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इज वेलोसिटी। The gradient displacement time graph gives velocity। और अगर जस्ट मैग्नीट्यूड की बात करें तो आप स्पीड भी कह सकते हैं। अगर जस्ट मैग्नीट्यूड की बात करें बेटा तो आप स्पीड भी कह सकते हैं। ओके, अब यहां पे एक और बात भी हम मेंशन कर लेंगे। अगर ग्रेडियंट की वैल्यू पॉजिटिव आ रही तो इससे हमने क्या अज्यूम करना। लेट्स से मैं कहता हूं मेरी ग्रेडियंट आ गया प्लस 2.7 मीटर पर सेकेंड। यू नो ग्रेडियंट का पॉजिटिव नेगेटिव होता है। जब आपका ग्राफ ज्यादा इंक्रीज हो रहा है तो ग्रेडियंट पॉजिटिव है, डिक्रीज हो रहा है ग्रेडियंट नेगेटिव। इफ द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट इज पॉजिटिव, क्या assumption है, बॉडी इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये लिख ले अपने पास, इफ द ग्रेडियंट इज पॉजिटिव, body is moving in the forward direction। बड़े कहानियां पता होंगी तो जिंदगी आसान हो जाएगी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे 7-8 मार्क आएगा, हमें सारी कहानी पता होगी, डायरेक्ट कर लेंगे। इफ द ग्रेडियंट इज नेगेटिव, if the gradient is negative, तो क्या होगा, if the gradient is negative then the body is moving, in the backward direction। फॉरवर्ड बैकवर्ड राइट लेफ्ट, फॉरवर्ड बैकवर्ड राइट लेफ्ट। ठीक होगी ये बात। अगर आपके डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की लाइन स्टीप होगी, उससे क्या पता चला करेगा हमें, स्टीपर लाइन है। स्टीपर लाइन का मतलब है ग्रेडियंट ज्यादा है, ग्रेडियंट ज्यादा होने का मतलब है स्पीड वेलोसिटी ज्यादा है। सो ग्रेडियंट अगर ज्यादा है तो स्पीड ज्यादा है, बिकॉज ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट हमें स्पीड वेलोसिटी दे रहा है, तो ये बेटा आपने याद रखना है। सेकंड, एरिया अंडर द ग्राफ of displacement time graph, एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या देगा बेटा? एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या देगा? इट गिव्स नथिंग। आप निकाल सकते हैं एरिया अंडर द ग्राफ, आप निकाल सकते हैं, you will get some value, but that value will not going to explain anything. आपकी वैल्यू डिस्टेंस है? नहीं है। आपके वैल्यू डिस्प्लेसमेंट है? नहीं है। तो बेटा कुछ नहीं देता, वैल्यू आएगी, वैल्यू मीनिंगलेस है, तो आपको निकालने के लिए भी नहीं कहेगा। तो हम लिख क्यों रहे हैं? लिख इस वजह से रहे हैं क्योंकि हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द ग्राफ निकालना होता है। तो वहां पे आप पूछते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द ग्राफ क्या देता है, तो आपको यही भी पता होगा कुछ नहीं देता, ना ही पूछेगा आपसे, ग्रेडियंट पूछेगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, दैट्स इट। ठीक होगी बेटा ये बात? फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में जो बातें आ गई, अभी हमने आगे चले ग्राफ देखने हैं, एक्सप्लेन करना पहले आना चाहिए, इसके बाद हम फाइंड आउट करना सीखेंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे भी रुकते हैं और कल हम इसकी आगे बात करेंगे।